चुके हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टोराइड। आज हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है टोराइड। स्टार्ट किया जाएगा टोराइड को। तो टोराइड देखो स्टूडेंट्स क्या होता है। सोलेनॉइड में जो आयरन का जो रॉड होता है वो स्ट्रेट होता है। आप इमेजिन कर लो कि इसी स्ट्रेट रॉड को मोड़ करके सर्कुलर वायर में कन्वर्ट कर दिया गया, सर्कुलर फॉर्म में रॉड को कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया गया, उस सॉफ्ट आयरन कोर को बेंट करके सर्कुलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए और उसी सर्कुलर सॉफ्ट आयरन कोर, वर्ड को समझो हम क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर सॉफ्ट आयरन कोर पर इंसुलेटिंग वायर को रैप्ड कर दिया गया है। इंसुलेटिंग वायर को रैप्ड कर दिया गया है और उसी इंसुलेटिंग वायर को फिर कनेक्ट कर दिया गया है एक स्विच और एक बैटरी के हेल्प से। जब स्विच को ऑन करेंगे तो जो सर्कुलर सॉफ्ट आयरन कोर है वह अब आयरन की तरह बिहेव नहीं करेगा, अब वह मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा है तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट को टोराइड कहते हैं। तो मैं फिगर को यहाँ पर बनाता हूं। तो फिगर देखिए इस प्रकार से होगा कि मान लिया जाए कि ये हो गया सॉफ्ट आयरन कोर सर्कुलर फॉर्म में और इसी पर वायर को रैप्ड कर दिया जाए। तो इस प्रकार से इस पर एक वायर को रैप्ड कर दिया गया है। रैप्ड करने के बाद दो एंड मिलेगा, इस एंड को कनेक्ट कर दिया जाएगा एक स्विच और एक बैटरी के साथ। जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा बच्चों, पूरे वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा और यही आई इलेक्ट्रिक करंट फिर बैटरी के अंदर चला जाएगा। तो यही जो इतना दूर का ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोराइड कहते हैं। ठीक है, अब हम इस डिफिनेशन को यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम स्पेस छोड़े थे। तो चलिए यहाँ पर हम इसके डिफिनेशन को लिखने जा रहे हैं। When an insulating wire is wrapped, wrapped मतलब लपेटना, over, wrapped over a circular soft iron core, then the formed device is called टोराइड। और बच्चों समझिएगा, क्योंकि इसमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तभी तक ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। इसीलिए इस टोराइड को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के कैटेगरी में रखे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अब इसके बाद मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि इस टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो नेक्स्ट मैं हेडिंग बनाता हूं, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड। टोराइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू
म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, जहां पर B आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू नॉट आपको पता है कि ये कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है, और म्यू नॉट का नेम होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एन नंबर ऑफ टर्न्स को बतला रहा है, आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बतला रहा है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और आर जो है वो रेडियस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोराइड का कंसेप्ट। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अगर किन्हीं को समझने में कहीं पे डाउट होगा तो वो हैंड करके अपने डाउट को क्लियर करेंगे। बच्चों, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको कहीं पर समझने में डाउट है तो आप हैंड करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। आई होप कि सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तब वो स्टूडेंट हैंड करें जिनको समझने में कहीं पे डाउट है, वो स्टूडेंट हैंड करें जिनको समझने में कहीं पे डाउट है। यस राहुल, बोलिए। राहुल शर्मा, बोलो। सर, मैग्नेट हीट होगा सर। इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण से हीटिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस होगा ही, लेकिन वो हीटिंग इफेक्ट वायर का रहेगा, वो मैग्नेट का हीटिंग इफेक्ट नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी के कारण से वायर हीट होगा, और वही हीट कंडक्ट होकर के मैग्नेट तक पहुंच सकता है, लेकिन खुद मैग्नेट हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ में आया राहुल? उसको टच करने से करंट मार देगा सर? नहीं, क्या बोले थे? इंसुलेटिंग वायर में जो लिखा हुआ है, देखो तो, इंसुलेटिंग वायर का क्या मतलब होता है? वायर के ऊपर जो है ना कोटिंग किया हुआ है, और अगर कोटिंग किया हुआ है वायर के ऊपर तो हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है सर, समझ। बतलाओ, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा राहुल या नहीं लगेगा? नो सर। वेरी गुड, हैंड ऑन कर लो राहुल। शुभम एम, बोलिए। कॉपर कॉइल जो वायर होगा तो हीट होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पे कुछ ऐसा करेगा सर? आपकी आवाज ही क्लियर नहीं आई, फिर से बोलिए और अच्छे से बोलिए। सर, जब कॉइल हीट होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पे कुछ होगा सर? नहीं नहीं, हीट और मैग्नेट में कोई अंतर नहीं है। मैग्नेट को हीट करते हैं तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होता है, लेकिन यहाँ मैग्नेट को हम लोग विशेष तो ज्यादा हीट होगा नहीं वो, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड असर होगा मैग्नेटिक फील्ड पे। वही बता रहे हैं कि वायर हीट होगा जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हीट ज्यादा अमाउंट में होगा ना प्रोड्यूस, तो मैग्नेटिक फील्ड कम जाएगा। ठीक है, और इतना ज्यादा हीट तो होगा नहीं प्रोड्यूस कि आग लग सके। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना हीट प्रोड्यूस होगा उतना से मैग्नेटिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मोर देन रिक्वायरमेंट मीन्स जितना एक मैक्सिमम अमाउंट तक अगर मान लो हीट अगर पहुंच गया ना, तो उसके बाद फिर मैग्नेटिक स्विच कर जाएगा। ठीक है शुभम, ठीक है, म्यूट हो जाओ और हैंड ऑन कर लो। सभी स्टूडेंट यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। देखिएगा, मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को फोर्स अप्लाइड ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू
मैग्नेटिक फील्ड हेडिंग का मतलब समझो बच्चों। पहले एक चार्ज पार्टिकल है और वह चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगेगा। फिर से मैं बोलने जा रहा हूं इस हेडिंग का मतलब, हेडिंग को सभी बच्चे समझेंगे अच्छे से। कोई एक चार्ज पार्टिकल है, वह चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है। मेरे कहने का देखो मतलब ये है बच्चों कि जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम यहाँ पर इस तरीका से ड्रॉ कर दिए, ये क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, तो फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर बी लिख दिए, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल क्यू मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है, क्यू क्या है? तो एक चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो अगर इस डायरेक्शन में इस क्यू चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया था तो ये चार्ज पार्टिकल अपने एक्चुअल पथ से कुछ बेंड कर गया था। जाना चाहिए इसको सीधा, लेकिन ये कुछ मुड़ करके कुछ दूसरे रास्ते पर चला गया था। दूसरे रास्ते पर चला गया, इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ऑब्वियस है कि इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा होगा, इसी वजह से ये चार्ज पार्टिकल अपने रास्ते को बदल लिया होगा, है ना। अब जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है बी सॉरी एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। फॉर्मूला है क्यू भी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है समझिएगा। वेयर एफ जो है वो फोर्स को बतला रहा है बच्चों। ये जो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगा था ना, वही फोर्स के वैल्यू को ये एफ बतला रहा है। क्यू जो है इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज है 5 कूलम 10 कूलम जो भी इसका चार्ज रहेगा। क्यू इसके चार्ज को बतला रहा है, भी इस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को बतला रहा है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को बतला रहा है। मैग्नेटिक और थीटा जो है ये एंगल है बिटवीन भी एंड बी। भी मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को ये थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अभी आप लोग शायद ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब हुआ कि अगर ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा, अगर ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा बच्चों, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लिए तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू ही 0 हो गया, तो इतना का वैल्यू अगर 0 हो चुका है तो ऑब्वियस है कि अगर 0 से हम मल्टीप्लाई बी भी क्यू में कर देंगे तो पूरा को 0 बना देगा। इसका मतलब हुआ कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो चार्ज पर कोई प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा। मैं इसको यहाँ पर नोट बना के लिख दे रहा हूं। नोट ये मैं बतलाया कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन नो एनी फोर्स इज अप्लाइड
ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो चार्ज पार्टिकल पर कोई प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को। अब इस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा इसका सवाल है, तो इसको हम बतला रहे हैं, लेकिन एक और टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद ये फोर्स का डायरेक्शन निकालने को बतलाएंगे आप लोगों को। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बतला रहा हूं फोर्स अप्लाइड ऑन ए current carrying wire due to magnetic field, due to magnetic field। इस हेडिंग का मतलब समझिए, सभी में हेडिंग का मतलब ही समझना है। जो स्टूडेंट हेडिंग समझ गया वो उसका डिस्क्रिप्शन समझ गया। तो इस हेडिंग का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये एक वायर है, सपोज ये मान लीजिए कि एक वायर है जिसमें आई करंट मान लीजिए कि फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, तो ये करंट कैरिंग वायर इस तरीका से डिस्प्लेस करने लगा था। जैसे ही करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो ये वायर इस प्रकार से आगे पीछे अप एंड डाउन मूव करने लगा। तो क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर मूव करने लगा तो इसका मतलब हुआ कि इस करंट कैरिंग वायर पर ऑब्वियस है कि यहाँ पर फोर्स लगा होगा और उसी फोर्स के कारण से ये करंट कैरिंग वायर मूव करने लगा। इसे समझिए बच्चों, अगर एक करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस करंट कैरिंग वायर पर एक फोर्स लगता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट में यही किया गया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया गया और उसी मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को इस तरीका से रख दिया गया। मान लीजिए कि ये वायर है, तो ये वायर इस तरीका से डिस्प्लेस करने लगा। क्योंकि ये वायर इस प्रकार से डिस्प्लेस करने लगा, इसका मतलब हुआ कि इस वायर पर फोर्स लग रहा होगा, तभी ये वायर डिस्प्लेस किया होगा। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लग जाता है और फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ILB साइन थीटा। और इसमें कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है ये बतला दें, तो F जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको ये बात पता होना चाहिए। I इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट कर रहा है, L लेंथ ऑफ वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से सब फॉर्मूला को सीखिए, क्योंकि जो इस फॉर्मूला को सीखेगा ना उसी को जनरेटर और मोटर समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में मोटर एंड जनरेटर। तो जो स्टूडेंट इसको समझेगा उसी को जनरेटर एंड मोटर समझ में आएगा। इसलिए ध्यान से देखिए, आई इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल लेंथ ऑफ वायर है, वायर का ये लंबाई को रिप्रेजेंट एल कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को बतला रहा है और थीटा आई और बी के बीच का एंगल है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को थीटा कहा जा रहा है। जैसे करंट का ये हो गया डायरेक्शन बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का ये हो गया डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल यही ना बना, तो इसी को यहाँ पर थीटा कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीका से इस फॉर्मूला की मदद से इस करंट कैरिंग वायर पर फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें भी वही चीज है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा और साइन थीटा का वैल्यू ही अगर 0 हो जाएगा तो 0 से अगर गुना हम पूरा में अगर कर देंगे तो पूरा को 0 बना देगा ये,
मतलब थीटा इज इक्वल टू जैसे ही 0 डिग्री होगा तो वायर पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0 न्यूटन लगेगा फोर्स, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर किन्हीं को डाउट होगा तो वो हैंड रेज करके अपने डाउट को यहाँ पर पूछ सकते हैं। पहले आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन स्टूडेंट को कहीं पर भी समझने में डाउट है तो वो हैंड रेज करके अपने डाउट को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, मैं उनके डाउट को क्लियर करता हूं, और अगर किन्हीं को डाउट होगा तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, आप प्लीज हैंड रेज करके अपने डाउट को क्लियर करें। यस सर ऊपर वाला फिर से समझा दें सर, फीचर क्यूबी बी साइन थीटा समझा दें फिर से। फॉर्मूला है ये, एफ इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा। चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो वह चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, और वही फोर्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और उसी फॉर्मूला को क्यू भी बी साइन थीटा यहाँ पर लिखा गया है, जहां पर एफ चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू चार्ज पार्टिकल के चार्ज को बतला रहा है, भी उस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड थीटा भी और बी के बीच का एंगल को यहाँ पर थीटा कहा जा रहा है। और इसमें यह कहा गया है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो पूरा फोर्स 0 हो जाएगा। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, और 0 से अगर मल्टीप्लाई पूरा में अगर कर देंगे तो पूरा वो 0 बन जाएगा। समझ में आया? यस सर। हैंड ऑन कर लो रिशु, और म्यूट हो जाओ। चंदन कुमार 10B बोलिए। सर थीटा इक्वल 0 फोर्स 0 इंटू क्यों मानो सर? क्या बोले? सर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और फोर्स 0 न्यूटन से क्यों सर? क्यों है? यस सर। ठीक, म्यूट हो जाओ, बतला देते हैं। थीटा बराबर हम कह रहे हैं 0 डिग्री लेने के लिए, तो साइन थीटा की जगह पर 0 डिग्री पुट कर दो, तो साइन 0 डिग्री बराबर, तुमको मैथ में पढ़ाया गया होगा कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। ठीक है चंदन? और फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 0 ला चुके हैं, तो 0 रख दिए। और 0 से अगर मल्टीप्लाई अगर पूरा में हम कर देंगे, चंदन कुमार अच्छे से देख लो, अगर 0 से गुना अगर पूरा में हम कर देंगे तो सीधी बात है कि पूरा 0 न्यूटन हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा ना चंदन? क्या समझ में आया चंदन? यस सर। म्यूट हो जाओ। तो उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट यहाँ तक समझ गए हैं, और अब मैं बतलाने जा रहा हूँ कि ये जब जो फोर्स लगा है, ये फोर्स का हम लोग डायरेक्शन किस प्रकार से निकालेंगे। फोर्स का वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे ये फॉर्मूला लगा करके, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे ये आप लोगों को अब हम बतलाने जा रहे हैं। तो इसको इरेज करके अब हम बतलाने जा रहे हैं फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। चलिए ध्यान से सुनिए। चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगा है, या करंट कैरिंग वायर पर जो फोर्स लगा है, उस फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग एक रूल यूज करते हैं, जिस रूल का नेम होता है फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल। क्या नेम है रूल का? रूल का नेम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यही रूल का नेम है। और इस रूल को हम लोग यूज किस लिए करते हैं बच्चों? तो इस रूल का हम लोग यूज करते हैं फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए। अभी जो आपको थोड़ा देर पहले हम जो फोर्स अभी यहाँ पर बतला रहे थे, इन्हीं फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको इस रूल का यूज समझ में आ गया होगा। अब मैं इस रूल को समझाता हूं। आप अपने लेफ्ट हैंड को देख लीजिए, सब लोग का लेफ्ट हैंड देख लो। लेफ्ट हैंड का सिर्फ 3 उंगली यूज करो, एक थंब, दूसरा फोर फिंगर और तीसरा मिडिल फिंगर। इसी 3 उंगली को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इस तीनों उंगली को इस तरीका से फैलाना है, देखो इस तरीका से अपनी ओर। अगर ये हम करें उंगली, तो ये वाला जो मिडिल फिंगर है वो अपनी ओर आना चाहिए। आप देख लो सभी स्टूडेंट, ये वाला जो मिडिल फिंगर है वो अपनी ओर आना चाहिए। ये वाला जो फोर फिंगर है वो तुम्हारे राइट साइड में होना चाहिए, राइट साइड की ओर। और ये वाला जो थंब है वो ऊपर की ओर आना चाहिए। इस तरीका से पहले सब लोग उंगली को फैलाओ। हम एक दो स्टूडेंट का वीडियो ऑन करते हैं। अभिषेक कुमार 10B, मैं आपका वीडियो ऑन कर रहा हूं। आप इस तरीका से हाथ को फैला करके दिखलाइएगा। तो आप लोग इस प्रकार से प्लीज अपने हाथ को फैला लीजिए। आप इस तरीका से अगर बैठे हुए हैं मोबाइल के पास, ये वाला जो मिडिल फिंगर है वो आपकी ओर आना चाहिए। ये वाला जो फोर फिंगर है वो आपके राइट हैंड की ओर जाना चाहिए। और ये वाला जो थंब है वो ऊपर के डायरेक्शन में आना चाहिए। इस तरीका से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग का उंगली इस तरीका से स्ट्रेच हो चुका होगा। ये उंगली जो है वो अलग अलग चीज को बतलाता है। याद रखने का ट्रिक है एफ सी, समझिएगा। एफ थंब, एफ सी मतलब थंब जो है फोर्स को इंडिकेट करता है। फोर्स का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में एफ लिखे हैं। एफ, ये वाला एफ का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। और सी, ये वाला जो मिडिल फिंगर होता है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अपने लेफ्ट हैंड का ये 3 उंगली थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अगर हम स्ट्रेच करते हैं, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलरली इसको स्ट्रेच करते हैं, आप देख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर स्ट्रेच है। ये थंब और ये फोर फिंगर के बीच का एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ये वाला फोर फिंगर और ये वाला मिडिल फिंगर के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना। और ये वाला मिडिल फिंगर और ये थंब के बीच का भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप इन तीनों उंगलियां को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली स्ट्रेच अगर कर देंगे, तो जो आपका मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। और ये जो फोर फिंगर है आपका, ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। ये जो फोर फिंगर है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये जो थंब रहेगा वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा या मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को, कौन कौन, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करेंगे, तो जो मिडिल फिंगर होगा वो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। फोर फिंगर
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो थंब जो होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। मैं जो बतलाया हूं वो यहां पर देख लीजिए। यूज करना है कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड यूज करना है, ठीक है। कौन कौन सा फिंगर यूज करना है? तो थंब यूज करना है, फोर फिंगर यूज करना है और मिडिल फिंगर यूज करना है। कैसे यूज करना है? तो ये तीनों फिंगर परपेंडिकुलर होना चाहिए बच्चों। ये तीनों फिंगर कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो जो मिडिल फिंगर रहेगा वो किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा करंट के डायरेक्शन को। ये जो फोर फिंगर रहेगा ये किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, ठीक है। देन थंब जो होगा ना वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर बोलता हूं, उसे समझिएगा। पहले तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डेफिनेशन नहीं है, ये फ्लो चार्ट है, डेफिनेशन का फ्लो चार्ट है ये। इसी को अगर हम लैंग्वेज में लिख देंगे तो इसका डेफिनेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लैंग्वेज में अगले क्लास में बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आज टाइम कम बचा है। तो बस कम टाइम में हम लोग इस पर यूज करके देख लेते हैं, इसका यूज किस प्रकार से करना रहता है, और बाकी अगले क्लास में इसका डेफिनेशन हम बोर्ड पर लिख देंगे, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फ्लो चार्ट का। तो सभी स्टूडेंट इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब क्वेश्चन सुनिए। मान लिया जाए कि करंट जो है वो आपके राइट साइड में जा रहा है। करंट आपके राइट साइड में जा रहा है, जहां भी आप बैठे हुए हैं करंट आपके राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका नीचे की ओर लग रहा है। क्वेश्चन में दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां है बच्चों? डाउनवर्ड, ठीक है। और करंट कहां जा रहा है? तो करंट जा रहा है आपके राइट साइड में। तो फोर्स आपको बतलाना है कि फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा, ठीक है। इस तरीका से आप उंगली को फैला लीजिए। ये वाला जो करंट का जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में होना चाहिए, तो आप अपने राइट साइड की ओर इसको ले जाइए। तो राइट साइड देखिए ये चला गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहां होना चाहिए? डाउनवर्ड की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस तरीका से उंगली को हम लोग कर दिए, ये डाउनवर्ड की ओर आ गया। ये वाला देखिए थंब, थंब जो है वो बोर्ड की तरफ जा रहा है। थंब कहां जा रहा है बच्चों? बोर्ड की तरफ। तो इसीलिए जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कहां होगा? टुवर्ड्स बोर्ड।